देखिए, फंडामेंटल राइट्स की जो क्लासेस हैं उसमें हम अब तक 12 से लेकर 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक फेज जो समानता का अधिकार है उसके 2 आर्टिकल अभी हमारे बचे हैं और कुछ आर्टिकल हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 16 को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके अलावा जो भी आरक्षण पे अगर कुछ भी टॉपिक बचा है जो उससे जुड़ा हुआ है, वो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से हम उस टाइम देखेंगे। ठीक है, वैसे आरक्षण पर काफ़ी जो आर्टिकल 16 से और आरक्षण से जुड़ी हुई चीज़ें उन पर हमने डिस्कशन एक्स्ट्रा में भी कुछ हद तक किया है, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं है। जब टॉपिक हम वो पढ़ेंगे, कमीशंस देखेंगे, तब वो टॉपिक हम बहुत डिटेल में आगे आगे देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, समानता के अधिकार के जो सीरीज है उसमें आज आर्टिकल 17 और 18 आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और आर्टिकल 17 जो है वो एक ऐसा आर्टिकल है जिसे वो लोग भी जानते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, मतलब रेगुलर उनका कोई सब्जेक्ट नहीं है या फिर जो जनरल स्टूडेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। और ये एक ऐसा आर्टिकल है जो लगभग हर 2-3 साल से जो मैच वाले क्वेश्चंस होते हैं कि ये वाला आर्टिकल जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये किस सेक्शन किस आर्टिकल में है, इसमें मतलब मैच में ये क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से इसको आर्टिकल वाइज आपको ये लर्न जरूर होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, इसके आधार पर देश में क्या व्यवस्थाएं की गई है और क्यों इसको ऐड किया गया, और 17 और 18 को लेकर क्या संविधान सभा में डिस्कशन हुए, इन सब के बारे में आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और 17 को आधार बनाकर क्या व्यवस्था, क्योंकि देखिए आर्टिकल 17 को जब आप देखते हैं तो वो कोई इस तरह से आपको प्रभावकारी नहीं लगेगा कि इसका जो अस्तित्व है वो किस तरह से संविधान में है और वो किस तरह से प्रभावी है। वो आपको जब आर्टिकल 17 सिर्फ आप देखते हैं तो आपको इतना नहीं पता चलता है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा आर्टिकल 17 को आधार बनाकर क्या क्या एक्ट लाए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई है, उसको आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाइए आर्टिकल 17 डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 17 है वो छुआछूत पर, मतलब कि अस्पृश्यता पर रोक लगाता है। देखिए, आर्टिकल 17 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य छुआछूत के किसी भी स्वरूप को मान्यता नहीं देगा, मतलब उसे प्रचलन में नहीं रखेगा, ऐसा आर्टिकल 17 कहता है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि भले ही हम लोग ये लिखते हैं कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, पर जो आर्टिकल 17 है वो हमें राज्य के साथ साथ व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। जैसे किसी के भी साथ में अगर छुआछूत जैसे मेरे द्वारा की जाती है या किसी भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा दूसरे के साथ में की जाती है तो मेरे खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हो सकती है, और वो कार्रवाई बाकायदा दंडात्मक प्रोविजंस भी रखती है। इस आर्टिकल के तहत वो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इस आर्टिकल को आधार बनाकर जो कानून बनाए गए हैं उनके तहत ऐसा किया जा सकता है। देखिए, अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो ये कार्रवाई होती है इसका मतलब ये किस तरह से की जाएगी, किसको आधार बनाकर की जाएगी। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि भारत के संविधान के इस आर्टिकल को आधार बनाकर गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया। क्या था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। ये इनिशियल स्टेज पर जब संविधान बना था तभी इसका निर्माण किया गया था और नाम क्या दिया गया था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। ठीक है, और इसके बनाने का उद्देश्य यही था क्योंकि देखिए उस टाइम जो ये अनटचेबिलिटी की जो कंडीशन थी उसको क्योर करने के लिए कुछ न कुछ संविधान निर्माताओं को, मतलब जो उस समय संसद थी, उसको ये व्यवस्था चाहिए थी। क्योंकि देखिए अभी देश आज़ाद हुआ ही था और किसी चीज़ को छोड़ना बहुत इस तरह से छोड़ना बहुत जल्दी आसान नहीं होता है कि आप किसी स्टेज में रेगुलर आप रह रहे हैं तो जब तक आपके लिए कोई कानून नहीं होगा। तो क्योंकि देखिए ये व्यवस्था तो कर दी गई थी 17 में
कि अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया। लेकिन ये जो आर्टिकल आप देखते हैं ये इस तरह से प्रभावी नहीं था कि आप उस चीज़ को देखिए, कहीं पे भी आप किसी को किसी चीज़ के लिए जब निषेध करते हैं तो एक ह्यूमन बीइंग, एक नेचर है, ये एक नेचुरल चीज़ है ये, कि जब तक आप किसी तरह का पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी बात ना मानी जाए। जैसा कि आर्टिकल 17 में ये व्यवस्था थी कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि आपको दंडात्मक कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। ऐसी कोई व्यवस्था ना होने के कारण फाइनली 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 लाया गया। ठीक है, इसके तहत यह व्यवस्था थी कि जो छुआछूत का व्यवहार है वो कोई भी करता है तो उसको दंडनीय अपराध माना जाएगा। मतलब इस तरह के आपके किसी भी एक्ट से जिसके तहत आप किसी के साथ छुआछूत कर रहे हैं या फिर किसी को छुआछूत के आधार पर अगर कोई निर्योग्यता आई है, उसके तहत अगर आप किसी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, आप कोई एक्ट करते हैं, तो वो एक्ट बाकायदा दंडनीय होगा। तो क्या स्थिति थी, और इसलिए सबसे पहले हम जरूरी है कि हम आर्टिकल 17 में लिखा क्या है उसको देखें। अस्पृश्यता का अंत, टाइटल क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अंदर क्या लिखा है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, इसका मतलब है कि किसी भी तरह से छुआछूत को, अस्पृश्यता को वैलिड नहीं रखा जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या शब्द लिखा है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। क्योंकि देखिए उस समय जो स्थिति थी, जब देश आजाद हुआ था, उस टाइम ये एक जो अस्पृश्यता शब्द आप देख रहे हैं ये बहुत भयावह स्थिति में था। लोगों के साथ में ये व्यवहार बहुत किया जाता था कि ये अछूत है, चाहे वो आप किसी भी आधार पर देख सकते हैं, जाति के आधार पर, रोग के आधार पर, जन्म के आधार पर। इस तरह से जो अनटचेबिलिटी थी वो बहुत भयावह स्थिति में उस टाइम थी। आप किसी के मतलब लोगों के ये बिहेवियर थे कि आपने इस पानी को छू दिया है, हम पी नहीं सकते हैं, आपने इस खाने को छू दिया है, आप इस घर की दहलीज को नहीं लांघ सकते हैं, आप यहाँ पे घुस नहीं सकते हैं, आप हमें टच नहीं कर सकते हैं। ये थी अनटचेबिलिटी। हालांकि अनटचेबिलिटी को स्पेसिफिकली कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि अनटचेबिलिटी क्या होती है। वो एक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके द्वारा क्या एक्ट किया गया है और वो अनटचेबिलिटी के अंदर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी शब्द जो था, अनटचेबिलिटी जो स्थिति थी उसका अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। क्या लिखा गया है कि आचरण निषिद्ध किया जाता है, मतलब सीधी सी बात ये कहना चाह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में अगर अनटचेबिलिटी होती है तो वो निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। देखिए सीधी सी बात जो लिखी हुई है कि ये प्रोविजन जो खुद था, ये आर्टिकल खुद जो था, ये किसी तरह की दंड की व्यवस्था नहीं करता था। इसमें क्या लिख दिया गया है कि निर्योग्यता को, कि अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता, कि अगर अस्पृश्यता के कारण अगर कोई निर्योग्यता होती है, कि अगर जैसे कोई व्यक्ति को किसी तरह की बीमारी है जिस वजह से वो उसको अस्पृश्य लोगों के द्वारा माना जा रहा है, या फिर किसी अन्य कोई कारण है जिससे अगर किसी को अस्पृश्य माना जा रहा है, तो से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना, कि आप किसी बात को, किसी निर्योग्यता को लागू कर रहे हैं। इसका मतलब डीपली आप इस लाइन को समझेंगे तो देखिए सबसे पहले तो अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता, कि आप कोई एक एक्ट है जिससे उसको आप अस्पृश्य मान रहे हैं, फर्स्ट तो ये। सेकंड ये कि उसके कारण आप किसी चीज को, किसी स्थिति को, किसी व्यक्ति को निर्योग्य घोषित कर रहे हैं। ठीक है, कि हाँ ये इस एक्ट इस जाति का है, इस रोग से ग्रस्त है, इस धर्म का है, तो ये क्या है? अस्पृश्य है। क्योंकि देखिए ये उपजी शब्द जो है, मतलब जब आप किसी एक्ट को अस्पृश्य मानेंगे तभी तो उससे कोई निर्योग्यता का जन्म होगा। तो इस लाइन का मीनिंग जब आप समझेंगे तो ये बहुत डीप लाइन लिखी हुई है कि अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा। कि अगर आप ऐसे कहते हैं कि ये अस्पृश्य है और इसकी वजह से ये निर्योग्य है। देखिए इसको आप अच्छे से समझें कि ये जो लाइन है इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता, कि फर्स्टली तो आप किसी को डिटरमाइन करते हैं कि ये अस्पृश्य है। दूसरा, जब आप उस
स्थिति को, किसी व्यक्ति को किसी जाति के कारण, रोग के कारण, जन्म के कारण कि हाँ ये इस समाज में पैदा हुआ है, इस वंश में पैदा हुआ है, तो आप उसको क्या कहते हैं कि ये ऐसा नहीं कर सकता। निर्योग्यता मीन्स ये हमारा पानी नहीं छू सकता है, ये हमारा खाना नहीं छू सकता है, ये इस क्षेत्र में नहीं आ सकता है, या फिर ये ऐसे है, इस धर्म से है तो पूजा पाठ नहीं कर सकता है, मंदिरों में नहीं जा सकता है। तो किसी की निर्योग्यता को लागू करना, कि अगर आप निर्योग्यता को लागू करने का मतलब यह है कि राज्य कोई इस तरह का कानून नहीं बनाएगा कि इस तरह से कोई अगर निर्योग्य है, मतलब कि अस्पृश्यता के कारण वो निर्योग्य है, और अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है या फिर कोई भी नियम, जैसे चाहे, क्योंकि ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें राज्य या व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। एक आप ये आर्टिकल देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये दो आर्टिकल में आप स्पेसिफिक, ये 18 में तो फिर भी ये चीज यूज की गई है, लेकिन 17 में जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर व्यक्ति या नागरिक किसी भी शब्द का प्रयोग, राज्य का शब्द का प्रयोग, किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि एक तो जो स्थिति थी उस टाइम, जो अस्पृश्यता की, अनटचेबिलिटी की जो कंडीशन थी, उसको खत्म किया गया। साथ में हर तरह से अनटचेबिलिटी को निषिद्ध कर दिया गया था, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे आप राज्य हो। आप किसी भी कैटेगरी में अगर आते हैं तो आप अस्पृश्यता के तहत किसी को निर्योग्य घोषित नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से किसी को निर्योग्यता के तहत आप किसी के साथ कोई व्यवहार करते हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ लागू करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा? अपराध। दूसरी बात कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा, मीन्स इस आर्टिकल ने पहले ही दिन ये स्पष्ट कर दिया था कि जो विधि बनेगी इसके आधार पर जो विधि निर्माण होगा उसमें आप दंडनीय होंगे, जिसके तहत क्या किया गया था, ये कानून बनाया गया था, क्योंकि इसमें लिखा ही है कि आप विधि के अनुसार दंडनीय होंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए, ये जो एक्ट आया था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, 1976 में इस एक्ट का नाम बदल दिया गया। मतलब एक्ट का नाम बदलने का मतलब है कि इसका टाइटल चेंज कर दिया गया। ये जैसे कोई एक एक्ट होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये इसका टाइटल है। इस एक्ट, हमारा जो संविधान है, इसका टाइटल क्या है? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसी तरह से जो ये कानून था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, इसका नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। ठीक है, नाम कब चेंज किया गया था? 1976 में। नाम चेंज करके रख दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसका नाम ये कर दिया गया था। ठीक है, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। देखिए, इसका मीनिंग ये है कि जो 17 के तहत नागरिक भी, देखिए नाम आप देखेंगे कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ राज्य, ये है अगर राज्य किसी तरह का कार्य करता है तो ये लागू नहीं होगा। बाकायदा इस एक्ट से, इस नाम से ही आप देख रहे हैं कि अगर आप कोई नागरिक हैं, मतलब आप देश में रह रहे हैं, किसी भी तरह से आप अगर नागरिक के तहत आपके पास कंट्री की नागरिकता है, तो अगर आप किसी के विरुद्ध छुआछूत करते हैं तो आप अपराध में काउंट होगा आपका एक्ट। ठीक है, मतलब अगर आप ये कहते हैं कि मैं तो राज्य हूं और मैं तो राज्य की परिभाषा में आता नहीं हूं क्योंकि मैं तो ह्यूमन बीइंग हूं और छुआछूत कर सकता हूं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये एक्ट राज्य और नागरिक दोनों को निषेध करता है। किससे? छुआछूत करने से। देखिए, इस आर्टिकल को आधार बनाकर आपने ये कानून बना दिया और छुआछूत को दंडनीय घोषित कर दिया। तो प्रश्न ये है कि क्या इससे, अगर आपने एक कानून बना दिया है तो क्या इससे छुआछूत समाप्त हो जाएगी? तो संसद पर में भी इस पर बहुत सारे प्रश्न उठे, चर्चाएं हुई कि एक्चुअल में जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरह का कानून चाहिए, वो कानून, वो कार्य ये कानून नहीं कर पा रहा है। क्योंकि स्थिति, देखिए,
कानून निर्माण इसीलिए किया जाता है कि जो देश में लोगों की ज़रूरत है उसको प्रॉपर एप्रोप्रिएट तरीके से कंप्लीट किया जा सके। लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है उसको पूरा किया जा सके, किसी का किस तरह से शोषण हो रहा है उसको समाप्त किया जा सके। इसलिए रिजल्ट ये निकला कि अनुच्छेद 17 का उद्देश्य जो था वो इस अधिनियम से पूरा नहीं हो रहा था। जैसे कि किसी व्यक्ति के साथ आपने छुआछूत किया, लेकिन उसको छुआछूत शब्द जो है, अनटचेबिलिटी जो है, अस्पृश्यता जो है, वो तो इसके तहत आता है, लेकिन उसको किसी व्यक्ति के साथ में आपने छुआछूत इस तरह से नहीं किया, लेकिन आपने उसको जाति सूचक शब्द कहे, ठीक है, उसकी जाति को लेकर, उसके धर्म को लेकर आपने शब्द कहे, तो आपने उस व्यक्ति को क्या किया है, उसको प्रताड़ित किया है, उस पर आपने अत्याचार किया है। तो एक्ट उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सिर्फ किससे था, अस्पृश्यता से रिलेटेड था। इसमें जो डिफाइन किया गया था, जो अपराध की व्यवस्था, दंड की व्यवस्था किसके लिए की गई थी, छुआछूत से लेकर अगर कोई कृत्य जुड़ा हुआ है तो उसके लिए इसमें दंड की व्यवस्था की गई थी। जबकि अगर आप किसी को जाति सूचक शब्द कहते हैं तो सीधी सी बात है, ये स्पष्ट होता है कि आप उसको प्रताड़ित करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं इस बात पर। क्योंकि हमारे समाज में आप देखते हैं कि कुछ जातियों को इस तरह से मतलब मान लिया गया है कि उन जातियों को लेकर दूसरों को भी आप जो जैसे गाली गलौज जैसे कार्य हैं, आप आसपास अपने माहौल में भी देख सकते हैं कि किस तरह स्पेसिफिक कुछ जातियों के नाम लेकर भी गालियां बना दी हैं लोगों ने। समाज ने इस तरह की एक्ट कर दी है, ये मतलब इतना मीन जो मेंटालिटी है वो बन गई है समाज की। तो ये स्थिति उस समय भी थी। तो इसलिए जो संसद है उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए कि अगर इस तरह के एक्ट के द्वारा अगर किसी पर किसी तरह का मतलब प्रताड़ना किसी की जाती है, जाति सूचक शब्द कहकर या जाति सूचक शब्दों के द्वारा गाली गलौज कर अत्याचार किसी पर किया जाता है, तो उस समय क्या किया जाए। तो इसको लेकर एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है। नाइनटीन 1989 में ये कानून बनाया गया था। ठीक है। और ये वही लॉ है जिसको जनरल लैंग्वेज में SC/ST एक्ट के नाम से जाना जाता है और ये लागू हुआ था सितंबर 1990 में। ठीक है। कब लागू हुआ था? सितंबर 1990 में। ठीक है। और इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को जाति सूचक बातें कहता है, उस पर जाति सूचक बातों के माध्यम से उस पर अत्याचार करता है, तो इस एक्ट में दंड की व्यवस्था की गई है। और इस एक्ट में यह व्यवस्था है कि अगर कोई कृत्य किया जाता है, मतलब अगर कोई पीड़ित है और उसके द्वारा थाने में ये कहा जाता है कि मेरे साथ इस तरह से ऐसा व्यवहार किया गया है, तो इसमें ये सिस्टम, इसमें जो प्रक्रिया दी गई है उसमें ये है कि जब किसी तरह की इस तरह से कार्य की सूचना अगर पुलिस को मिलती है तो पुलिस क्या करेगी? पहले गिरफ्तारी करेगी, FIR करते ही गिरफ्तारी करेगी और गिरफ्तारी के बाद में इस पर जांच होगी। देखिए ये बात आप स्पेसिफिक समझें कि प्रोविजन क्या है। प्रोविजन ये है कि अगर आप के विरुद्ध किसी SC/ST के पर्सन ने FIR लॉन्च की थाने में कि मेरे खिलाफ इस व्यक्ति ने मेरे को जाति सूचक शब्द कहे हैं, मेरे पर अत्याचार किया है, तो आपको जैसे मैंने किसी को कुछ कह दिया तो सबसे पहले मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, ना कि जांच की जाएगी। जनरली क्या होता है, जांच की जाती है, लेकिन जो SC/ST एक्ट है इसके तहत प्रोविजन ये है कि सबसे पहले आपको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद में जांच की कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जांच बाद में होगी और गिरफ्तारी
पहले होगी। देखिए इस एक्ट के चलते बहुत सारे आंदोलन भी हुए। आपको याद होगा 2018 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। किस समाज के द्वारा किया गया था? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। और वो किसके खिलाफ था? इस एक्ट के खिलाफ। इस एक्ट से जुड़ा एक मामला था जिसका नाम था एस.के. महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत चर्चित मुद्दा था, एस.के. महाजन वर्सेस। आपको याद भी होगा कि 2018 में बहुत ज्यादा दंगे इसके खिलाफ हुए थे, क्योंकि इसमें एक ऐसा निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, एक ऐसा प्रोविजन चेंज कर दिया गया था जिसकी वजह से इस एक्ट में ये जो स्थिति खड़ी हो गई थी। ठीक है, एस.के. महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ठीक है, ठीक है, ये केस था। देखिए इस मामले में एक निर्णय आया कि उसमें ये लिखा था कि ये जो एक्ट है, कौन सा? अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989, इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में कहा, मैं आपको वो बता रही हूं, तो वो आप सुन लें। ठीक है, कि अगर किसी के द्वारा ये जो एक्ट है इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए ये चेंज हमारे द्वारा किया जा रहा है। देखिए कोर्ट ने ये कहा कि पहले मामले की जांच होगी। जैसे ही कोई एफआईआर आती है तो पहले मामले की जांच होगी और उसके बाद में गिरफ्तारी होगी। पहले सिस्टम क्या था कि पहले गिरफ्तारी होगी और फिर जांच होगी। देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। पहले वाले में क्या था कि एफआईआर, ठीक है, उसके बाद में गिरफ्तारी और उसके बाद में क्या था? जांच। ये कर दिया गया, ये था पहले एक्ट में। उसके बाद में कोर्ट का निर्णय क्या आया इस वाद में कि पहले एफआईआर होगी और उसके बाद में क्या होगी? जांच होगी। और फिर जो मुद्दा निकलेगा, सच्चाई क्या निकलेगी, उसके बाद में हम गिरफ्तारी करेंगे। ठीक है, ये पहले थी और कोर्ट के निर्णय के बाद में ये कर दिया गया, इसको बदल दिया गया। कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि पहले एफआईआर जैसे ही होगी तो न्यायालय पुलिस क्या करेगी? जांच करेगी। देखिए आप जो ये देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट वाला था इसमें क्या था? पहले गिरफ्तारी हो जाती है। तो देखिए अगर कोई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर जैसे ही मुद्दा आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना क्या था कि इस एक्ट का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। तो देखिए अगर जैसे ही कोई मुद्दा आता है तो सबसे पहले बात ये थी कि अगर आपके पास में एफआईआर हुई और आपने डायरेक्ट गिरफ्तारी कर ली और जब आपने जांच की तो जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की गई थी वो निर्दोष पाया गया। तो देखिए कई बार क्या होता है, जांच में बहुत टाइम लग जाता है, महीनों महीनों जांच में टाइम लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब इस इतने लंबे टाइम पीरियड के दौरान जब व्यक्ति जेल में रहता है और जब महीनों बाद ये रिजल्ट आता है कि आप जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था वो निर्दोष है, तो सोचिए उसका करियर खत्म हो जाएगा, जिसको गिरफ्तार किया उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। सोचिए उस पर्सन के साथ में क्या स्थिति रहेगी कि जिसने कोई अपराध नहीं किया है वो इतने दिन जेल में बिता के आया है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि पहले जांच होगी और उसके बाद में गिरफ्तारी होगी। ठीक है, और इसके चलते क्या हुआ? आंदोलन हुआ और बहुत ज्यादा दंगे हुए, बहुत स्थिति बुरी हो गई थी 2018 में। आपने भी ये सब देखा होगा। बस यही तो दिक्कत थी। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो डिसीजन दिया था इसी के लिए कि किसी पर्सन के साथ में किसी तरह की नाइंसाफी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन इसलिए दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि
आंदोलन के चलते चलते गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस निर्णय के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन डाली, क्योंकि गवर्नमेंट में देखिए अगर देश में दंगे होते हैं, एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा एक आबादी का इस तरह से अगर एक्ट करने लगता है, आप गाड़ियां जला रहे हैं, इस तरह से आप एक्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रेशर में आके कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली। और रिव्यू पिटीशन मतलब समीक्षा के लिए न्यायालय को कहा कि आप इसको अपने निर्णय को वापस जांचिए। तो ठीक है, न्यायालय समीक्षा करता उससे पहले ही इस निर्णय के प्रभाव को खत्म करने के लिए संसद ने एक नया कानून बना दिया, जिसमें क्या किया कि कानून तो वही था लेकिन उसको प्रोविजन डाल के वापस रीलॉन्च कर दिया गया, वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया गया कंट्री में कि स्थिति यही रहेगी पहले वाली। वापस क्या कर दिया, इसका प्रभाव समाप्त करने के लिए वापस यही लागू कर दिया कि हाँ, पहले एफआईआर होगी, फिर गिरफ्तारी होगी और उसके बाद में जांच होगी। और जब तक ये कानून आया था उस टाइम तक न्यायालय ने रिव्यू नहीं किया था मामले को। तो ये हुआ कि संसद ने जैसे ही ये कानून बना दिया, जिससे पहले वाला जो अधिनियम था वही वापस प्रभाव में आ गया। और इसके बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय की समीक्षा की और सुप्रीम कोर्ट को पहले भी स्थिति दिख रही थी कि इन्होंने जब कानून ही बना दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने निर्णय को पलट दिया। और ये सारा डिस्कशन इसलिए किया गया है आपके साथ में, क्योंकि देखिए इसमें वापस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पलट दिया और क्या कर दिया कि हाँ, पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में ये बोल दिया कि हाँ, एफआईआर होगी, फिर गिरफ्तारी होगी और उसके बाद में क्या होगा, जांच होगी। तो देखिए ये सब बातें आपसे इसलिए डिस्कस की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, संसद ने क्या किया, न्यायिक समीक्षा क्या होती है। तो ये आपकी जानकारी में ये बातें होनी चाहिए कि न्यायालय इस संदर्भ में क्या, न्यायालय में क्या चल रहा है, संसद में क्या चल रहा है, या फिर किस तरह से न्यायालय अपने मामले का रिव्यू करता है। और ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध क्या दायर किया जाता है, रिव्यू पिटीशन दायर की जाती है अगर हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को वापस देखे। इसके साथ ही जो पॉलिटी के कंसेप्ट जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपके आसपास का जो सिनेरियो होता है उससे जुड़े हुए होते हैं। जब फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिली थी तब भी मैंने आपसे यही बोला था कि जितना पॉलिटी को आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे, मैंने आपको यही बोला था सबसे पहले दिन कि मेरी हर क्लास में जहां जितने टॉपिक करंट सिनेरियो से जुड़ते हैं, मैं आपको करंट सिनेरियो से जोड़ के ही पढ़ाऊंगी। तो देखिए अगर हम आर्टिकल 17 को ऐसे ही पढ़ के निकल जाते तो आपको इतनी सारी बातें समझ में नहीं आती कि किस तरह से इस कानून, ये जो इतने कानून बने हैं, ये कानून का आधार जो है वो क्या है, आर्टिकल 17। ये बात आपको समझ में नहीं आती, किस तरह से ये कानून कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से आकर जुड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से आकर जुड़ते हैं, ये चीज आपको समझ में नहीं आती। दूसरा जो ये वाद आपको समझाया गया है, ये वाद, क्योंकि देखिए अगर आप ये लॉ के बारे में जानते हैं तो ये इनसे जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। एसके महाजन अगर आप नेट पे भी डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज्वलंत उस टाइम मुद्दा रहा था, एसके महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और बहुत बड़ा, बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन उस टाइम इस वजह से क्रिएट हो गई थी इस वाद के निर्णय के कारण। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। और न्यूज़पेपर की हर चीज जहां से आपसे कनेक्ट होती है, कोशिश करें हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर पढ़ें। इंग्लिश आपको इसलिए पढ़ना है कि आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाए और आपका जो इंग्लिश का पेपर है उसमें वो आपको हेल्प करेगा। दूसरी बात, जनरल हर पर्सन की, देखिए ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये मस्ट है कि आपको यू हैव टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश एट एवरीवेयर। आपको जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात कर पाएं, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सामने वाले को हो सकता है एक कंडीशन ऐसी हो सकती है हिंदी ना आए, लेकिन इंग्लिश जनरली आप देखेंगे कि आती ही होगी। आप जब कंट्री से बाहर निकलते हैं तो जो कंट्री की, जिस कंट्री में आप जाते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज मोस्टली उनको आती होगी, सबको आती है लोकल लैंग्वेज, कंट्री की जो लोकल लैंग्वेज होती है, लेकिन वहां के अलग अलग क्षेत्र होते हैं वहां की, लेकिन इंग्लिश मोस्टली सबको आती है। ठीक है, जैसे आप केरला साइड जाएंगे, साउथ में जैसे आप जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज आपको हो सकता है ना आए, आंध्रा में, केरला, कर्नाटका साइड आप जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप अगर आपको आती है तो आप हर जगह आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। दूसरे कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो उनमें जो
ऐसे वगैरह के टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे उसमें मिल जाएंगे, मैटर भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। और हिंदी न्यूज़पेपर इसलिए है क्योंकि देखिए बहुत थोड़ा सा काफ़ी एक लंबा पीरियड जब एक होगा जिसमें आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पूरी तरह से समझ में ना आए, इसलिए आप करंट सिनेरियो के टच में रहें और वो आपको समझ में आए, इसके लिए तो आपको हिंदी पढ़ना है। दूसरी बात, इंग्लिश आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आप जैसे हिंदी पढ़ेंगे तो आपको तो इंग्लिश, क्योंकि देखिए न्यूज़ सेम होती है, समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। दूसरी बात, आप फ्रेजल वर्ब्स वगैरह ये बहुत अच्छी यूज़ होती हैं इसमें, इंग्लिश न्यूज़पेपर में तो बहुत अच्छी आपको मतलब वोकैब आपकी अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आपको जो किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं वो आपको बहुत अच्छे से, मेकिंग सेंटेंस जो फ्रेमिंग है वो आपको बहुत अच्छे से आने लग जाएगी, ठीक है। इसलिए पॉलिटी के मोस्टली कंसेप्ट आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आज कल जुड़े हुए मिलेंगे जरूर, ठीक है। देखिए इसी तरह से जो ये हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से न्यायालय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने क्या किया, एक नया कानून ही बना दिया। तो उसी को लेके महान्यायवादी जो वेणुगोपाल थे उन्होंने इस पर एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय दे सकता है, लेकिन संसद के पास ये अधिकार है कि वह उसका प्रभाव समाप्त करने के लिए कोई भी कानून ला सकता है। इस तरह से आर्टिकल 17 मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 17 सबको क्लियर? बताइए। ठीक, डन। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए अब आर्टिकल 18 हम डिस्कस करेंगे। देश जब आजाद हुआ था उससे पहले क्या था, बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। देखिए कौन कौन सी उपाधियां जनरली थी, नाइटहुड, सर, राय साहब, राय बहादुर, केसरे हिंद, इस तरह से बहुत सारी उपाधियां देश में, सर की उपाधि भी जो जनरली बहुत फेमस उपाधि है उनके द्वारा दी जाती थी, ठीक है। और ये उपाधि देते थे अंग्रेज। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये उपाधियां क्यों देते थे, ठीक है। और दूसरी बात, अंग्रेज का और उपाधियों का, क्योंकि देखिए अभी आप जिस जिस सिचुएशन में हम पले बड़े हैं तो हमें ये चीज थोड़ा सा समझ में शायद हो सकता है ना आए। तो देखिए 40 करोड़ लोग थे उस टाइम, कितने थे? 40 करोड़ लोग, और कुछ हजारों लोग आए और उन्होंने देश पर शासन किया। तो सोचिए आप किस स्तर पे चालाक लोग वो थे, ठीक है। एक चीज मैं आपको इस चीज से जुड़ी हुई दिखाना चाहती हूं, 2 मिनट आप मुझे दीजिएगा, ठीक है। दो मिनट मैं आपको अगर वो पिक्चर आ जाती है
तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, डन। चलिए, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो देखिए जो अंग्रेज थे वो बहुत कम संख्या में आए थे और देश की आबादी बहुत बड़ी थी, तो उनको ये बात पता थी कि देश में इतने सारे लोगों पर शासन करने के लिए इनमें से कुछ लोगों को, जो यहाँ के बहुत प्रभावी लोग हैं, उनको हमें हमारे मुट्ठी में रखना पड़ेगा, अदरवाइज हम यहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने उनमें से एक ये सिस्टम उन्होंने बनाया कि हम उपाधि देने का सिस्टम बनाते हैं, जिससे क्या रहेगा, इन लोगों को लगेगा कि हाँ हमें उपाधि, हमें ये बना दिया, हमें सर की उपाधि मिल गई, हमें सर बना दिया, हम राय बहादुर हैं, हम ये राय साहब, मतलब एक, क्योंकि देखिए जिस तरह से, जिस स्थिति में जो कंट्री थी हमारी उस समय, ये सब आपको बोला जा रहा है और एक ऐसे कम्युनिटी के द्वारा बोला जा रहा है जो आप उस समय आप पर शासन कर रहे हैं, तो एक होता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। तो सब लोगों को एक मुट्ठी में रखने के लिए ये एक्ट उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस सब से आप सोच लीजिए कि किस तरह से उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति भी इन उपाधियों के माध्यम से आप जाहिर होती है, समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए हम में से ही कुछ लोगों को उन्होंने क्या किया, इससे फूट ही तो डाली उन्होंने, क्योंकि हम जैसे ही कुछ लोगों को उन्होंने क्या किया, ये उपाधियां दे दी और ये कह दिया कि ये आप में वीआईपी हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इसका ये रीजन था कि भारतीयों को अगर अपने अधीन रखना है तो उनका समर्थन जरूरी है। तो आप समर्थन के लिए क्या करेंगे, उन्होंने ये व्यवस्था बना दी। ठीक है, जब आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं तो उनके अत्याचार भी देखते हैं कि किस तरह से जो अंग्रेजों के जो क्लब्स थे, होटल्स थे और सलून थे, उनमें मतलब एंट्री नहीं होती थी इंडियंस की, और जो हमारा जो एलिट क्लास था, ठीक है, हम में जो मतलब राजा महाराजा थे या फिर जो वकील थे बहुत बड़े और कुछ काफी जो एलिट क्लास कैटेगरी थी, उन लोगों को वहां पे वो जाने देते थे। लेकिन एक वहां पर जो इनके रेस्टोरेंट्स थे, इनके क्लब्स थे, उनके आगे लिखा रहता था, एक लाइन लिखी रहती थी कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि समय जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, और ये जो फोटो है ये आप देख सकते हैं, चाहे ये विवाद का कारण बने या फिर कुछ भी बने, लेकिन मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगी ये फोटो। क्या लिखा था, ये आपको नारायण मूर्ति की डॉटर है और ऋषि सुनक और एक डॉग, ये दिख रहा है आपको शायद, लेकिन मुझे ये फोटो इस चीज की नजर नहीं आती है। ये एक रिवेंज की इमेज होती है। ये इसको आप देख सकते हैं कि चाहे एक पर्सन होने के नाते या फिर एक समय ने, जो कहते हैं कि जब हिसाब होता है तो इस तरह से होता है। क्या लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। और अब स्थिति आप देख सकते हैं कि ऋषि सुनक कौन है और किस स्थिति में वो वहां पर हैं, जिन लोगों ने हम पर शासन किया था। ठीक है, डन। तो इस तरह से ये जो उपाधियां उन्होंने दी थी उसका रीजन यही था ताकि ये क्या करें, हम में से कुछ लोगों को अपने अधीन बना के रखें, क्योंकि वो लोग क्या थे, समाज के प्रभावी लोग थे, राजा थे, वकील थे, बहुत एलिट क्लास थे, तो उन लोगों के दबाव में इंडियंस थे। तो इसके चलते इन्होंने क्या किया, एक ये उपाधि वाला सिस्टम कर दिया। मतलब एक तरह से ये लोग क्या थे, वीआईपी थे। तो देखिए ये जो वीआईपी जो बनाने का ये जो कि जैसे अभी भी आप देखते हैं कि हम जैसे ही दिखने वाले लोग, हम इंडियंस ही वो इंडियंस ही हम हैं, लेकिन आप मंदिरों में देखते हैं, ऑफिसेज में देखते हैं, काफी जगह आप ये सिस्टम देखते हैं कि हम जैसे ही दिखने वाले लोग हैं, लेकिन हम लाइन में लगे हैं और उनको उठा के 1 सेकंड में दर्शन करवा दिए जाते हैं, उनको बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जबकि है वो हम जैसे ही लोग। अगर आप किसी पद पर हैं तो एक स्थिति अलग है, लेकिन आप किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन
आप पता नहीं किस चीज से, हो सकता है रिचनेस के अकॉर्डिंग, या फिर आप जो, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो वीआईपी कल्चर जो है ये क्या है कि स्पेसिफिकली किसी को दर्शन करवा देना और स्पेसिफिक किसी को बहुत ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट देना, ये क्या है वीआईपी कल्चर? ये डेवलप किसने किया? डेवलप किया अंग्रेजों ने। किन के माध्यम से? इन उपाधियों, इनके माध्यम से। और क्या किया उन्होंने? फूट डालो और राज करो की नीति इनमें दिखती है कि किस तरह से हमारे ही लोगों के बीच में से कुछ लोगों को उठाकर उन्होंने ये उपाधियां दे दी, जिससे क्या हुआ? देखिए, कुछ हम कहीं हैं और हम में से कुछ को वीआईपी माना जाए और कुछ स्पेसिफिक विशेषाधिकार दिए जाए तो हमें बुरा लगेगा, हम में आपस में क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। और हम इंडियंस ने क्या किया कि ये मतलब जो वीआईपी कल्चर वाला सिस्टम है, इसको हमने क्या किया? इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार हमारे द्वारा कर दिया गया। और इसको डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को। ठीक है, क्योंकि जो सामंत थे, वकील थे और मतलब ऐसे लोग, इस टाइप के लोग थे, उनको ये उपाधियां देकर वो ऐसा करते थे। देखिए, जो संविधान निर्माता थे वो लोग थे जिन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन में थे, उन्होंने इन जो ये उपाधि सिस्टम था इसको देखा था, देखा क्या, इवन भोगा था उन्होंने, उसमें जी के आए थे वो लोग। तो इसलिए संविधान निर्माण की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो ये सब लोग जो मतलब नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव देखते आए थे, इसलिए उन्होंने ये उपाधि अंत का जो आर्टिकल है इसको जोड़ा। और इसी उद्देश्य से ये संविधान में ये आर्टिकल जोड़ा गया है। क्या है? आर्टिकल 18 कि उपाधियों का अंत, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य, सेना, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, कि या तो आप सेना में हैं, ठीक है, या फिर आप किसी स्पेसिफिक आपके पास आपको डिग्री लेते हैं, इनके अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। देखिए, अगर आप फिर भी कहते हैं कि फिर सेना में और विद्या संबंधी उपाधियां क्यों दी जाती है? देखिए, सबसे पहली बात तो किसी ने विद्या अर्जित करना, विद्या में कोई पढ़ाई में कोई डिग्री लेना कोई आसान नहीं होता है। अगर आपने कुछ मेहनत करके कुछ कमाया है, कुछ डिग्री ली है, मेहनत की है आपने, तो स्पेसिफिक जैसे पीएचडी आप करते हैं या फिर एमबीबीएस आप करते हैं, लॉ आप करते हैं, तो आपको पोस्ट दी जाती है या फिर आपको डिग्री दी जाती है, तो उसमें उपाधि दी जाती है, तो वो आपने मेहनत से हासिल की है, खुद को एक भीड़ से अलग आपने खुद को खड़ा किया है, तो उसमें आपको उपाधि राज्य दे सकता है, क्योंकि वो आपकी मेहनत का परिणाम है और वो दूसरों को एक प्रेरणा देगा कि इस तरह से इन्होंने मेहनत की है तो इनको ये मिला है, तो वो एक प्रेरणादायक तरीका है। दूसरा, सेना, कि सेना में देखिए जो लोग देश के लिए इतना कुछ करते हैं तो उनको अगर वीर चक्र, परमवीर चक्र, इस तरह की उपाधियां दी जाती हैं। देखिए, जो अपनी लाइफ कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर दे, तो अगर आप उनके लिए कुछ इस तरह की उपाधि सिस्टम अगर आप नहीं रख सकते हैं तो फिर इसका कोई फायदा ही नहीं है। ये जो व्यवस्था है इसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि देखिए किसी ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, किसी ने अपनी जीवन दाव पे लगाने के स्तर पे कोई आ गया है, तो उसको उपाधि देना, इस तरह से सेना में उपाधि देना एक जायज तरीका नजर आता है। तो इस तरह से राज्य क्या लिखा है? राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब उपाधियों का अंत हो गया है तो आपके द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इस तरह की जो उपाधियां हैं, ना तो ये पढ़ाई से जुड़ी है ना ही ये सेना से जुड़ी है, तो इस तरह की उपाधि आपके द्वारा फिर क्यों दी जाती है? जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि सेना में और विद्या में दी जाएंगी, तो देखिए जो भारत रत्न है उसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। तो जैसे ही भारत रत्न दिया गया तो कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। स्टे का मतलब ये होता है कि प्रथम दृष्टया मामला देखते ही गलत लगे तो उस कार्य पर रोक लगा दी जाती है। इस एक्टिविटी को कहते हैं स्टे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से जवाब मांगा, तो गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया कि भारत रत्न उन लोगों को दिया जा रहा है जिनका देश निर्माण में बहुत बड़ा भाग है। ठीक है, वो किसी चीज के विशेषज्ञ हैं। देखिए, आप लिस्ट भी देखेंगे भारत रत्न की, तो वो बहुत जो सही में जो इस चीज के योग्य हैं उन्हीं को ही भारत रत्न दिया गया है। तो
भारत सरकार का ये जवाब था कि ऐसे लोग जो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं या फिर उनका देश निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, तो उस योगदान को रेखांकित करने के लिए ये उपाधियां दी जा रही है। मतलब इस गवर्नमेंट ने बाकायदा फायदे बताए कि अगर इस तरह से ये उपाधियां दी जाती हैं तो इसके बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट गवर्नमेंट ने ये बताया कि एक तो जिसको उपाधि दी जा रही है उसको ये महसूस होगा कि उन्होंने जो देश निर्माण में जो भाग लिया है उसको बाकायदा देश के द्वारा पहचाना जा रहा है। देश जब उसको पहचान रहा है तभी उसको उपाधि दी जा रही है। सेकंड, गवर्नमेंट ने ये कहा कि इसको देखकर अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि इस तरह के कार्य करने से इस तरह के सम्मान दिए जाते हैं। और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात सरकार के द्वारा कही गई कि ये किसी तरह का भेदभाव, ये उपाधियां जो है वो किसी तरह का भेदभाव उत्पन्न नहीं करती हैं, क्योंकि देखिए उपाधियों का अंत किसके लिए किया गया था? भेदभाव को समाप्त करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अपना स्टे हटा दिया और कहा कि वाकई में ये उपाधियां जो है ये भेदभाव पैदा नहीं करती हैं। देखिए आप खुद देखेंगे कि भारत रत्न और अन्य जो उपाधियां हैं, इन फॉर एग्जाम्पल देखिए अटल बिहारी जी को दिया गया था, इनके कंट्रीब्यूशन को देखिए, मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री पद पे थे इसके लिए उनको कोई नहीं दिया गया था। सही में देश निर्माण में उनका एक बहुत बड़ा योगदान, अगर आप उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, आप बहुत सारे अभी इन्हीं सालों के एग्जाम्पल देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब को दिया गया था शहनाई वादन के लिए। तो देखिए इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने देश को शहनाई वादन में पहचान दिलाई थी, तो उनको देना कहाँ गलत है? ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सचिन तेंदुलकर है, अब्दुल कलाम साहब, इवन अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनने से पहले ही दे दिया गया था। लता मंगेशकर हैं। तो देखिए ये लोग क्या हैं? अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। तो अगर इनको इस तरह से दी जाती है तो कोई और भी होगा जिसको इससे प्रेरणा मिलेगी और उनको बाकायदा वो इस तरह से और आगे आने की कोशिश करेंगे। देखिए एक वाद आया था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1955 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा था कि इस तरह की जो उपाधियां हैं वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। ठीक है, और कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि भारत रत्न और पद्म अलंकरण शब्द का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रयोग किया गया था, जिसका मतलब यह है कि जो पद्म अलंकरण है उनमें पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब टाइप की उपाधियां आ जाती हैं, तो ये किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं। ठीक है, देखिए जो आप की इस, क्योंकि जो आर्टिकल 18 है इसको बनाया ही क्यों गया था? क्योंकि देखिए पहले क्या करते थे, उपाधियां दे देते थे, उससे क्या होता था? भेदभाव होता था कि ये तो हाई पर है, क्योंकि वो लोगों ने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया होता था। वो कौन थे? थोड़े रिच लोग थे और थोड़े से राजा महाराजा टाइप के थे, उनको वो उपाधि देते थे। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज किसी ऐसे पर्सन को उपाधि दे देते थे जिसने कुछ बहुत अच्छा काम किया हो। तो उनकी जो उपाधि थी वो क्या थी? भेदभाव पैदा करने वाली थी। लेकिन जो भारत में जो ये भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण ये क्यों दिए जाते हैं? ये तो इवन बहुत ज्यादा एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं कि अगर इस तरह की स्थिति में आप भी होते हैं तो आपको भी इस तरह से के सम्मानों से नवाजा जाएगा। इसलिए कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि इन उपाधियों के द्वारा किसी भी तरह का भेदभाव है वो नहीं किया जा रहा है। चलिए सेकंड, आप इसका जो सेकंड है वो देखते हैं कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ये सारे मुद्दे पर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूछेंगे कि सही में इनका यही नाम है क्या? भारत का कोई नागरिक कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, आप सेकंड में ये देख रहे हैं कि आप दूसरी कंट्री से कोई भी उपाधि नहीं लेंगे।
आपकी दिमाग में एक मतलब हर कोई भी नॉर्मल पर्सन के दिमाग में ये होगा कि भैया हम उपाधि ले लेंगे तो आप क्या बिगाड़ लोगे। तो संविधान सभा में भी देखिए हमारे जैसे ही लोग संविधान निर्माण करने वाले थे, हालांकि बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उनको भी ये पता था कि इस विषय पर, इसीलिए वहां पर भी बहस हुई थी कि अगर किसी के द्वारा दूसरी कंट्री से ले ली जाती है उपाधि तो क्या किया जाएगा। तो बाकायदा ये प्रस्ताव भी रखा गया कि अगर कोई उपाधि स्वीकार करे तो बाकायदा दंड व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो ये प्रस्ताव रखा गया था, नजरुद्दीन अहमद साहब ने ये प्रस्ताव रखा था, हालांकि बाद में इसको स्वीकार नहीं किया गया था। देखिए एच वी कामत साहब ने कहा कि हमने जब संविधान सभा में के मेंबर्स देखे थे तो उसमें से कुछ मेंबर्स थे जो बहुत एक्टिव थे। देखिए जैसे कि सिब्बलाल सक्सेना है, के एम मुंशी हैं, और जयपाल सिंह जी हैं, खांडेकर साहब हैं, और के टी शाह हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, गोपाला स्वामी अय्यर हैं, और टी टी कृष्णामाचारी हैं। मतलब ये क्या थे, ये बहुत एक्टिव मेंबर थे। तो एच वी कामत जो थे उन्होंने कहा कि अगर आप किसी दूसरे राज्य से उपाधि लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता जब्त होनी चाहिए। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, ठीक है। तो बाद में ये लिखा हालांकि नहीं गया। तो अब आपका प्रश्न है कि चलिए मैंने तो उपाधि ले ली, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। देखिए जब हमने नागरिकता पढ़ी थी तो हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि अगर आप किसी तरह से दूसरे कंट्री की नागरिकता लेते हैं, दूसरे कंट्री की नागरिकता लेते हैं, इसका मतलब क्या है, आपके उस देश में निष्ठा है, आप उस देश को जाना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उस देश की नागरिकता ले रहे हैं। तो इस तरह से किसी अन्य देश के प्रति निष्ठा व्यक्त करना, तो जब आप नागरिकता लेते हैं तो स्वतः ही क्या होता है, आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाती है। तो जब आप किसी दूसरी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री से उपाधि ले रहे हैं तो क्या मतलब है, इसका मतलब यही तो है कि आपकी उस देश में निष्ठा है, ठीक है। और अगर आप इस तरह किसी भी देश से उपाधि स्वीकार कर रहे हैं तो ये उसके लिए निष्ठा ही, आपको अगर कोई देता है कोई चीज, आपको कोई गिफ्ट, कोई तोहफा, किसी भी तरह की भेंट या फिर कोई कुछ दे रहा है तो आप उसको स्वीकार करते हैं, तो आप सामने के वाले के प्रति निष्ठा का भाव ही तो रखते हैं। तो अगर आप किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखते हैं, ठीक है, तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ये प्रोविजन एक्चुअल में नहीं लिखा है लेकिन ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि देखिए जो नागरिकता से वाला बिंदु है उससे इसको जोड़ के हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी से दूसरे कंट्री की आप नागरिकता स्वीकार करते हैं, निष्ठा रखते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो उसी तरह से अगर आप किसी दूसरी कंट्री से उपाधि लेते हैं तो हो सकता है आपकी उसको नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। 2 हो गए हैं क्लियर। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18(2) कहता है कि राज्य की, और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं मेंस के पर्पज से और प्रीलिम्स के पर्पज से, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है कि राज्य, सेना और विद्या से जुड़ी उपाधियां देगा, अन्य नहीं देगा। दूसरा क्या है कि कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा और जो चौथा आर्टिकल सब क्लोज है, जनरली लोग इसमें जब बच्चे पढ़ते हैं तो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। देखिए क्या लिखा है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो अगर राज्य में लाभ का या विश्वास का पद धारण करता है तो वो किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 3 ये कहता है। 4 क्या कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। देखिए आप जब ये दोनों आर्टिकल पढ़ते हैं, सब क्लोज पढ़ते हैं, तो हो सकता है आप में से काफी बच्चों को ये लगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले 18(3) पढ़ते हैं। तो इसमें पहली बात तो क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति। व्यक्ति मतलब नागरिक शब्द को इसमें ऐड नहीं किया गया है। दूसरा मतलब व्यक्ति मतलब जो भारत का नागरिक
नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति है वो भारत का नागरिक नहीं है तो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि, देखिए क्योंकि देश में जो रह रहे हैं वो सारे ही नागरिक नहीं हैं, बहुत सारे लाखों लोग हैं जो दूसरे देशों से भारत में रह रहे हैं और यहाँ पर जॉब कर रहे हैं या फिर किसी अन्य कारण से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन क्या है कि राज्य के दिन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए कि कोई व्यक्ति है जो क्या है, लाभ या विश्वास का पद यहाँ पर धारण करता है, ठीक है। तो किसी विदेशी, वो है नागरिक नहीं है, क्या है, व्यक्ति है, मतलब क्या है, वो विदेशी है, ठीक है। किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कंट्री में रह रहे हैं लेकिन आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, बट साथ में क्या जोड़ना है कि आप किसी लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए, कि आप यहाँ पर लाभ या विश्वास का पद धारण कर रहे हैं, तो आप चाहे आप नागरिक नहीं हैं, तो अगर आपको कोई राष्ट्र किसी तरह की उपाधि देता है, देखिए 18(3) सिर्फ उपाधि के बारे में बात करता है, ठीक है। तो अगर आपको राष्ट्रपति की परमिशन है तभी आप उपाधि ले सकते हैं, अन्यथा आप उपाधि नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अब 18(4) पर आते हैं। 18(4) क्या कहता है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो अब आपको लग रहा है कि इसमें भी व्यक्ति लिखा है, उसमें भी व्यक्ति लिखा है, इसमें भी लाभ और विश्वास का पद है, उसमें भी लाभ और विश्वास का पद है, इसमें भी राष्ट्रपति की सहमति है, उसमें भी राष्ट्रपति की सहमति है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जनरली कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक जैसे लगते हैं। तो देखिए जो 18(3) है वो सिर्फ गैर भारतीय के लिए है। सबसे पहले तो ये गैर इंडियंस जो है, मतलब जो इंडियन नहीं है उसके लिए है, फर्स्ट बात तो ये है। दूसरा, ये सिर्फ उपाधि के बारे में बात करता है, ठीक है। मतलब ये जो इंडियन नहीं है उनके लिए प्रोविजन कौन सा है, 18(3). तो 18(4) क्या कहता है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला, दोनों में राज्य के अधीन विश्वास या लाभ का पद धारण करने वाला दोनों सब सेम है। कोई व्यक्ति, यहां पर लिखा है व्यक्ति और यहां पर भी लिखा है व्यक्ति, लेकिन इस वाले व्यक्ति में सब आते हैं, जो यहां पर इंडियंस नहीं है वो रह रहे हैं वो, या फिर इंडियंस, मतलब जो विदेशी रह रहे हैं वो भी इस व्यक्ति के अंतर्गत। 18(4) व्यक्ति और नागरिक, मतलब जो गैर भारतीय हैं वो और भारतीय, उन दोनों को कवर करता है 18(4), ठीक है। कि क्योंकि इसमें बाकायदा डिटरमाइन कर दिया गया है कि भारत का नागरिक नहीं है। आप क्या देखते हैं कि इसमें बाकायदा स्पेसिफाई किया है कि व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन इसमें आप देखते हैं सिर्फ व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो 18(4) है वो व्यक्ति और में भारतीय और गैर भारतीय दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में, कि किसी भी विदेशी राज्य से और उसके अधीन किसी भी तरह से ना तो कोई भेंट लेगा, ना कोई उपलब्धि लेगा, या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। मतलब अगर आपके पास राष्ट्रपति की परमिशन है तभी आप किसी तरह की भेंट लेंगे, उपलब्धि लेंगे या पद लेंगे। तो अगर आप ये बात सोच सकते हैं कि जब इंडियंस और भारतीय और गैर भारतीय दोनों को 18(4) में कवर कर दिया गया, तो 18(3) की क्या जरूरत थी। तो जो 18(3) है वो सिर्फ और सिर्फ उपाधि के बारे में बात करता है, जबकि जो 18(4) है वो भेंट, उपलब्धि और पद, इन तीनों के अंतर्गत बात करता है। और 18(4) में व्यक्ति और नागरिक दोनों शामिल है, ठीक है। मतलब भारत का नागरिक और बाहरी नागरिक दोनों इसमें इंक्लूड है, ठीक है। वापस इसलिए लिखा गया है ये क्योंकि इसमें सिर्फ गैर भारतीय है और सिर्फ उपाधि का डिस्कशन है, और इसमें क्या है, भेंट, उपलब्धि और पद शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें सिर्फ उपाधि शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्लियर, 18 तक फर्क समझ में आ गया दोनों में, बताइए 18(3) में और 4 में डिफरेंस समझ में आ गया सबको, क्लियर, बताइए।
देखिए एक शब्द इसमें और यूज हुआ है, लाभ का पद। तो अब आपको क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि विश्वास या लाभ का पद क्या है। देखिए कोई भी सरकारी पद जो क्या है, पब्लिक नेचर के हैं, सार्वजनिक प्रकृति के होते हैं, ऐसे पद जिन पर होने से आपको मतलब किसी तरह का वेतन प्राप्त होता है, और ऐसे पद जिन पर होने से आपको कुछ प्रिविलेज आप होते हैं, मतलब विशेषाधिकार आपको प्राप्त होते हैं, या फिर कोई अथॉरिटी आपको मिलती है, ऐसे पद पर हैं आप तो आपको संरक्षण मिलता है। अगर आप इस तरह के पद पे हैं तो आपको, चाहे आप किसी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हो, चाहे आप हिंदी साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष हैं, अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और यूआईटी चेयरमैन हैं, या फिर जिला प्रमुख हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, नगर निगम के महापौर हैं, पंचायत के सरपंच हैं, जिला परिषद के प्रमुख हैं, आरपीएससी, बीपीएससी, मतलब किसी भी तरह की जो पीएससी हैं, यूपीएससी, इनके प्रमुख हैं। तो ये वो सारे पद हैं जिनमें आप अगर हैं तो आप क्या कहे जाएंगे कि आप लाभ या विश्वास के पद पर हैं। देखिए इसमें एक बात और डिस्कस अभी कर लेते हैं कि जो भारत रत्न है वो तो बहुत सेलेक्टिव लोगों को दिया जाता है, और आज तक बहुत छोटी लिस्ट है जिसमें ये दिया गया है। देखिए आपके ना यहाँ से बिल्कुल ओके है, क्योंकि और किसी बच्चे की शिकायत नहीं है। तो आप एक बार देखिए कि आप नेट ऑफ करके ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर वहां पर कोई इंटरनेट में इशू है तो उसकी वजह से हो सकता है ऐसा हो रहा हो, क्योंकि शायद किसी और बच्चे को शिकायत नहीं है तो तभी किसी और ने इस तरह से कमेंट नहीं किया है, ये शिकायत को लेके कमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो एक बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भारत रत्न है ये तो बहुत सेलेक्टिव लोगों को दिया जाता है, और इसमें देखने को हमें किसी तरह की राजनीति भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कुछ जैसे पद्मश्री को लेकर मुद्दे बनते हैं कि ये थोड़ा सा इसमें क्या मामला पॉलिटिकल रहता है, ठीक है, राजनीति इसमें देखने को मिलती है। तो एक तेलुगु अभिनेता है, आप में से सब लोग जानते होंगे, मोहन बाबू, ठीक है, तो इनको पद्मश्री सम्मान मिला हुआ है। तो इसके बाद में इनकी एक मूवी आई थी दैनिकेना रेड्डी नाम की इनकी मूवी रिलीज हुई। तो इस मूवी की जब जनरली आप देखते हैं कि जब मूवी शुरू होती है तो इनिशियली वहां पे उसमें लिखा आता है कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन है, कोरियोग्राफर कौन है, इस तरह से म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, और सब कुछ डिटेल दी होती है, डायरेक्टर कौन है, ये फिर ऐसे तरह की चीजें मेंशन होती हैं। तो जब उसमें, और ये जो मोहन बाबू जो है ये डायरेक्टर भी हैं और ऐसे करके प्रोड्यूसर वगैरह कुछ, ये 2-3 चीजें हैं। तो उसमें ये था कि जब उनका नाम आया तो उसमें बाकायदा आगे लिखा था पद्मश्री मोहन बाबू, ठीक है। तो इसका विरोध हो गया और मामला क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों ना आपकी ये जो पद है, आपकी जो पदवी है, इसको, जो पद्मश्री का जो अवार्ड आपको दिया गया है, इसको वापस ले लिया जाए। क्योंकि आप साबित करिए कि क्यों ना इसको वापस ले लिया जाए, कि आपकी जो इस उपाधि है इसको आपने क्या किया है, कॉमर्शियल यूज किया है। क्योंकि इस तरह आप ना तो इस तरह की, मतलब क्योंकि जब इस तरह की पदवी देश में दी जाती है तो ये सिर्फ आप देखेंगे कि आप सिर्फ न्यूज में देखेंगे या फिर जिनको अवार्ड मिला है उनके घर पे अवार्ड देखेंगे, आप कहीं पर इसका यूज नहीं कर सकते हैं कि आप पद्मश्री से हैं, आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें पैदा हो जाएं। तो इस तरह से जो ये यूज किया गया, इसको बाकायदा बाद में कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया, बाकायदा ये नाम जो मूवी थी उसमें से वो नाम के आगे से पद्मश्री शब्द हटाना पड़ा और उसके बाद में वापस मूवी रिलीज की गई थी, ठीक है। क्योंकि जो आर्टिकल 18 है उसका मकसद क्या है कि समानता, क्योंकि आप देखते हैं कि जो समानता वाला जो एरिया है, मतलब जो समानता वाले जो आर्टिकल हैं उनमें आता है आर्टिकल 18, उनमें से स्वतंत्रता का अधिकार शुरू हो जाएगा। तो जो समानता का जो अधिकार है उसमें हम देखते हैं कि ये वाला आर्टिकल क्या है, समानता के अधिकार के तहत आता है। तो इस आर्टिकल का उद्देश्य इसमें डालने का क्या है कि इसका मतलब उद्देश्य ये है कि सब में समानता बनी रहे। उपाधियों का अंत क्यों किया गया था कि समानता बनी रहे, इसलिए जो आर्टिकल का मकसद है उसका तो अगर वो ही पूरा नहीं होता है तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है उस आर्टिकल के होने का कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा है कि
17 और 18 पर हमने बहुत सारी वर्तमान से किस तरह से ये जुड़ता है उसको लेकर और कंप्लीट हमने इसको पढ़ा है, और मेरे ख्याल से जो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। 18 1 2 3 4 समझ में आए होंगे, 3 और 4 में जो डिफरेंस है वो भी समझ में आपको आया होगा। चलिए, सबको क्लियर है क्या? हो सकता है यहां पर कुछ इंटरनेट में दिक्कत हो, उस वजह से ऐसा हो रहा हो। बताइए, सबको समझ में आ गया? 17 और 18 सबको क्लियर? बताइए। सबको क्लियर है एकदम? डन। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक, समानता का अधिकार का जो एरिया है वो हमारा खत्म हो गया है। अब स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 है वो हम कल शुरू करेंगे। और अभी तक मेरे ख्याल से क्लासेस में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी तरह के डाउट्स अगर आपको हैं या फिर किसी तरह की क्लास से आपको किसी तरह की समझने में, समझाने के तरीके को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, चैट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि ये इस तरह की दिक्कत हमें आ रही है। ठीक है, सबको समझ में आ गया एकदम? चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं तक रहेगी।